नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का व मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके एकमात्र चैनल ऑथेंटिक नोट्स सहित सेकंड ग्रेड सोशल साइंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक नंबर 5 लाया हूँ। सब्जेक्ट हैं आपकी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ग्रीक नीतिशास्त्र, सुखवाद व उपयोगितावाद। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए टॉपिक्स हैं। तो इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो आप ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आप नए हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने राजस्थान का इतिहास पूरा पढ़ा दिया है और राजस्थान के इतिहास के मेरे 29 वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका राजस्थान का इतिहास नहीं है। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण मैंने मेरी मेहनत और आपके विश्वास से बनाई है, तो आप ज़रूर देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये राजस्थान का इतिहास, ग्राम विकास अधिकारी के लिए प्रथम फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, कांस्टेबल भर्ती जो आई हैं उसके लिए, तथा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी वो 29 वीडियो जो राजस्थान के इतिहास के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें आप। तो शुरू करें हमारा एसएसटी सेकंड ग्रेड सोशल साइंस में। मैंने कहा है आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और 8 में से 2 सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी है मैंने। तो शुरू करें हम फिलॉसफी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। टॉपिक का नाम है ग्रीक नीतिशास्त्र, सुखवाद व उपयोगितावाद, सोफिस्ट। ईसा से 500 साल पहले यूनान में ऐसे विचारकों का समुदाय पैदा हुआ जिसे सोफिस्ट की संज्ञा दी गई है। सोफिस्ट शब्द यूनानी भाषा के सोफोस से निकला है, जिसका अर्थ है शिक्षक या प्रधानाध्यापक। याद रखें आप। और सीधा क्वेश्चन आया कि सोफिस्ट का अर्थ क्या है, तो सीधा प्रश्न है शिक्षक। तो आप ज़रूर देखें, आगे देखिए बात जो मुख्य है। तो देखिए आप, कुछ प्रमुख सोफिस्ट प्रोटोगोरस, जॉर्जियन, हिपिस्टिक, एंटीफोन और प्रोडिकस, ये नाम हैं सोफिस्टों के। तो सभी सोफिस्ट मानते हैं, ध्यान रखें आप, कि सभी सोफिस्ट शिक्षक मानते हैं कि शुभ अशुभ, उचित अनुचित, न्याय अन्याय आदि व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। प्रोटैगोरस के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। प्रोटैगोरस के इस सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखें आप। प्रोटैगोरस के अनुसार शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, उचित अनुचित इत्यादि व्यक्ति क्या है, सापेक्ष होते हैं, अर्थात व्यक्ति विशेष की भावनाओं, इच्छा और प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। देखो, ये जो सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, आपको उसमें दर्शन शास्त्र की तरह डलना होगा, तो ही आप इसको समझ पाओगे। और 1 से 2 बार इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। तो प्रोटैगोरस कह रहे हैं कि शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, उचित अनुचित इत्यादि व्यक्ति क्या होते हैं, सापेक्ष, अर्थात व्यक्ति विशेष की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। आगे हम देखें तो जॉर्जियस के अनुसार सत्य पूर्णतः व्यक्ति निष्ठ होता है। सत्य अपने आप में कुछ भी सत्य असत्य नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जॉर्जियस ने। प्रोडिकस के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य तभी होता है जब मनुष्य के द्वारा बुद्धि संगत तरीके से उसका उपयोग किया जाए। सार्केटिस धर्म के अभाव में जगत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोफिस्ट ने कहा है
ज्ञान असंभव है। ध्यान रखना, सोफिस्ट जो है, यूनानी जो शिक्षक है, उन्होंने क्या कहा है, ज्ञान असंभव है। जबकि सार्किटिस यानी सुकरात, आपको पता है सार्किटिस, अपने पहले वीडियो देखे होंगे तो सब पता पड़ जाएगा आपको। तो सार्किटिस ने कहा है कि क्या कहा है, ज्ञान संभव है। दोनों में अंतर देखो, ये क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देख सकते हो आप, ऐसे आता है कि सोफिस्ट ने कहा था ज्ञान असंभव है, जबकि सार्किटिस ने क्या कहा है, ज्ञान संभव है। सार्किटिस यानी सुकरात ने ज्ञान और धर्म में अनिवार्य संबंध स्थापित किया और कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण बात सुकरात ने ही कही है कि ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। ध्यान रखना, ये गलत है, तो ज़रूर आप देखें। आगे देखिए, सेनेरेक संप्रदाय। देखो बहुत सारे संप्रदाय हुए थे हमारे यहाँ पर, तो एक है सेरेनेक संप्रदाय। यह संप्रदाय सुखवादी सिद्धांत पर विश्वास करता है। इसके अनुसार मानव जीवन को अधिकतम सुख प्राप्त करना है। यह सिद्धांत मानवीय कल्याण को सर्वाधिक महत्व देता है। कौन सा मानवीय कल्याण को सर्वाधिक महत्व कौन सा संप्रदाय देता है, ये भी क्वेश्चन बना है, तो सेरेनेक संप्रदाय। और नैतिक आचरण को इसका साधन मानता है। और इस सिद्धांत के संस्थापक अरिस्टिपस हैं। कौन है भाई, सेरेनेक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, अरिस्टिपस। याद रखें आप, मानवीय कल्याण को सर्वाधिक महत्व दे रहा है, ध्यान रखें आप। आगे बात देखो, तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद इस सिद्धांत का मूल आधार है। इसी सेरेनेक संप्रदाय में मनोवैज्ञानिक सुखवाद इस सिद्धांत का मूल आधार है। इस सिद्धांत को स्थूल परक सुखवाद या इंद्रिया परक सुखवाद या अपरिकृत सुखवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में गुणात्मक दृष्टि से सभी सुखों को ध्यान समान समझता है। कोई भी सुख उच्च या निम्न कोटि का नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वो कौन कह रहा है, सेरेनेक संप्रदाय। जबकि एक संप्रदाय और है सिनिक संप्रदाय। यह संप्रदाय का मानना है कि सिनिक्स का, देखो यह संप्रदाय को मानने वाले सिनिक्स कहलाए, सिनिक संप्रदाय वाले। और यह संप्रदाय बुद्धिवादी सिद्धांत में विश्वास करता है, ध्यान रखें। और इस सिद्धांत के समर्थन कौन है, एंटिस्थीनिच, और उसके शिष्य हैं डायोपिनिसिस। ये नाम जरूर याद रखें आप। यह सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक सुख का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख की कामना ही मनुष्य को कामनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्ति और वासनाओं का दल बना देती है। तो ये क्या कह रहा है, सुख की कामना को मनुष्य को क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। कौन कह रहा है, सिनिक संप्रदाय कह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात, तो सिनिक संप्रदाय कह रहा है कि मनुष्य को सुखों को त्याग करना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, यूँ कह रहा है। संस्थापक जरूर याद रखें, समर्थक याद रखें। कुछ लोगों का मानना है कि सिनिक संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम विश्व नागरिकता का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन आता है कि विश्व नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया है, सिनिक संप्रदाय ने, जिसके अनुसार एक व्यक्ति किसी राज्य या राष्ट्र का नागरिक न होकर संपूर्ण विश्व का नागरिक है। तो ये कह रहा है कि सुख को त्याग देना चाहिए, जिसके कारण इसको विश्व नागरिकता का सिद्धांत देते हैं ये सिनिक संप्रदाय वाले। तो आगे देखिए, बात करें प्लेटो की। याद रखें, प्लेटो का नाम सुना होगा आपने। प्लेटो का जन्म जो है वो इर्जनाहेंग में हुआ था, इर्जनाहेंग में हुआ था। रिपब्लिक व फिलेबस, याद रखना, प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक व फिलेबस में प्लेटो के नैतिक विचार हैं, याद रखें आप। उन्होंने प्रयत्न का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखना, प्रयत्न का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार प्रयत्नों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, प्रयत्नों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यानी कि बात समझ में आ गई होगी, जो प्रयत्न करेगा वही तो आगे बढ़ेगा, वास्तविक ज्ञान मिलेगा। जैसे मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत हमने की है, तो प्रयत्नों का ज्ञान ही क्या है, वास्तविक ज्ञान। तो प्लेटो कह रहे हैं, तो प्लेटो की पुस्तकें जरूर याद रखें, उनके जो नैतिक विचार हैं वो रिपब्लिक व फिलेबस में हैं। प्लेटो के अनुसार प्रयत्न का सिद्धांत, उन्होंने 3 मुख्य बातें कही हैं प्लेटो के सिद्धांत, प्रयत्न के सिद्धांत में। ज्ञान के 3 तत्व बताए हैं उन्होंने, देखें हम, इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए, सम्मति ज्ञान होना चाहिए और चिंतन या विवेक होना चाहिए। और इनमें से प्रथम 2 अधूरे और वास्तविक बताए हैं, जबकि चिंतन या विवेक जो है वो जन्म ज्ञान इंद्रियादि होने के कारण वास्तविक व श्रेष्ठ हैं, अपरिवर्तनशील हैं, यानी परिवर्तन नहीं होता है विवेक से।
अगर व्यक्ति के पास में विवेक है तो सब कुछ कर सकता है, यूँ कह रहे हैं प्लेटो। तो प्रयत्न का सिद्धांत दिया है, याद रखें प्लेटो ने। और प्लेटो ने क्या कहा है? प्रयत्नों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। मुख्य सद्गुण का सिद्धांत दिया है, प्रधान सद्गुण बताए हैं प्लेटो ने। प्लेटो ने 4 प्रकार के सद्गुण बताए, सही यही क्वेश्चन बना था पिछली बार। कौन कौन से? विवेक, साहस, संयम, न्याय, याद रखना। प्लेटो ने 4 सद्गुण कौन से बताए हैं? विवेक, साहस, संयम और न्याय, याद रखें। और जिसमें विवेक प्रमुख बताए हैं उन्होंने, प्लेटो ने राज्य के समाज के मुख्यतः 4 भाग बताए हैं। कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, कृषक, व्यापारी या श्रमिक वर्ग, और एक है न्याय वर्ग। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो ने राज्य के कितने वर्ग बताए? 4, याद रखें। न्याय राज्य का सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है, न्याय बिल्कुल सही है, न्याय सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। व्यक्ति के स्वभाव के 3 पक्ष होते हैं, उन्होंने कहा है, बुद्धि, संवेग व इच्छा, याद रखना। व्यक्ति के स्वभाव के 3 पक्ष होते हैं, बुद्धि, संवेग व इच्छा। तो हम देखें तो बुद्धि का विशेष सद्गुण जो है वो विवेक है, जो विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का समुचित मार्गदर्शन करता है। और व्यक्ति के स्वभाव के अन्य 2 पक्ष, संवेग व इच्छा, को नियंत्रित करता है। तो व्यक्ति के स्वभाव के 3 पक्ष जरूर याद रखें आप, बुद्धि, संवेग व इच्छा। बुद्धि का विशेष सद्गुण विवेक है, जो विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को समुचित मार्गदर्शन करता है। और व्यक्ति के स्वभाव के अन्य 2 पक्ष, संवेग व इच्छा, को नियंत्रित कौन करता है? विवेक। बिल्कुल सही है, आप समझ गए होंगे बात को। प्लेटो के अनुसार बुद्धि के मार्गदर्शन में सद्गुण युक्त आचरण करते हुए व्यक्ति सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। क्या कहा है प्लेटो ने? प्लेटो के अनुसार बुद्धि के मार्गदर्शन में सद्गुण युक्त आचरण करते हुए व्यक्ति सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन को प्लेटो ने संतुलित व सामंजस्यपूर्ण कहा है। आगे अरस्तु की बात करें, एरिस्टाइल नाम है उनका। अरस्तु का जन्म थ्रेस के स्टेरिगा में हुआ था, थ्रेस के स्टेरिगा में, याद रखें, स्टेगिरा में। और अरस्तु के नीति संबंधित विचार निकोमैकियम एंथिक्स पुस्तक है, निकोमैकियम एंथिक्स में मिलते हैं। सद्गुणों का स्वरूप बताया है उन्होंने। यह स्थायी मानसिक वृत्ति बताया है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इस वजह से सद्गुणों इच्छाओं का नियामक और नियंत्रण कहा जाता है। अरस्तु ने सद्गुण के 2 भाग में बांटा गया है। अरस्तु ने सद्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है बौद्धिक सद्गुण और एक है नैतिक सद्गुण। यह विभाजन अरस्तु ने 2 पक्षों के आधार पर बताया है, एक तो बौद्धिक पक्ष और एक है भावात्मक पक्ष। तो आप कह सकते हो कि बौद्धिक सद्गुण बौद्धिक पक्ष से संबंधित हैं और नैतिक सद्गुण जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अरस्तु के अनुसार विवेक ही प्रमुख बौद्धिक सद्गुण बताया गया, विवेक ही प्रमुख बौद्धिक सद्गुण बताया गया है। अरस्तु के मुख्य रूप से 3 नैतिक सद्गुण हैं, याद रखना, नैतिक सद्गुण 3 बताए उन्होंने, संयम, साहस और न्याय। नैतिक सद्गुण कितने बताए अरस्तु ने? 3, संयम, साहस व न्याय। अरस्तु के अनुसार न्याय को 2 मार्ग हैं। न्याय के कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं। एक तो है वितरणात्मक न्याय और एक है प्रतिकारात्मक न्याय। ध्यान रखना, अरस्तु ने न्याय 2 भाग बताए न्याय के। एक तो है वितरणात्मक न्याय, यानी नागरिकों में संपत्ति और अन्य वस्तुओं के उचित वितरण से संबंधित जो है वो वितरणात्मक न्याय कहलाते हैं। प्रतिकारात्मक न्याय में प्रत्येक अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए। ये सिद्धांत आंख के बदले आंख और जैसे का तैसा सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिकारात्मक न्याय, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आगे देखें, मैत्री को भी अरस्तु ने नैतिक सद्गुण माना है। मैत्री के आधार भी हो सकते हैं, 3 आधार हो सकते हैं, सुख, उपयोगिता और चरित्र की उत्कृष्टता। मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है अरस्तु ने, याद रखें, मध्यम मार्ग का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है और यही क्वेश्चन बना है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति मध्यम मार्ग पर चलता है वह सही दिमाग का व्यक्ति है और उसी का जीवन क्या है? आनंदमय रहता है। बिल्कुल सही बात कही है। और देखिए, बहुत सारे संप्रदाय हुए थे जिसमें से एपिक्यूरिक वाद और स्टोइक वाद, ये 2 और थे।
एप्यूक्यूरिकवाद के संस्थापक हैं एप्यूक्यूरस या अरिस्पस के भांति, यह भी अरिस्पस के भांति सुखवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन इन्होंने मानसिक सुख को ज़्यादा महत्व दिया है शारीरिक सुख की अपेक्षा। याद रखें, तो ये बात एपिक्यूरसवाद की है। स्टोइकवाद जो हैं उनके जनक हैं जैनो। याद रखें, स्टोइकवाद के जनक कौन हैं? प्रवर्तक जैनो। और यह बुद्धिवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। अब आता है सुखवाद, हिंडोनिज्म के बारे में हम पढ़े हैं। इस शब्द की उत्पत्ति हिंडोर से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुख या आनंद। सुखवाद वह नैतिक सिद्धांत है जो सुख को महत्व देता है और सुख को स्वतः साध्य शुभ मानता है। सुख प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। एप्यूक्यूरस के अनुसार दुखों का अभाव ही क्या है? सुख। जबकि हेनरी सिज्विक, ये एक दार्शनिक थे, हेनरी सिज्विक बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा है सुख ना तो दुखों का अभाव है। याद रखें, सुख ना तो दुखों का अभाव है, ना ही शारीरिक व मानसिक कष्टों का अभाव है, अपितु यह तो एक अनुभूति है जो स्थायित्व प्रदान करती है। कौन कह रहा है? हेनरी सिज्विक। जिसका निर्धारण जो है वो इंद्रिय परक न होकर स्थायी आनंद होता है, हेनरी सिज्विक के अनुसार। अब हम बात करें, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुखवाद जो है, समझना बात को, सुखवाद को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है नैतिकवाद और एक है मनोवैज्ञानिकवाद। सुखवाद के दो भाग याद रखिए, एक तो नैतिकवाद और एक है मनोवैज्ञानिक। तो ठीक है, अब नैतिकवाद के फिर दो भाग हैं, स्वार्थमूलकवाद और एक है परार्थमूलकवाद। याद रखें, एक तो है स्वार्थमूलकवाद और एक है परार्थमूलकवाद। तो ये बात यहाँ की करें हम, तो देखिए आप, सुखवाद के दो भाग बताए, नैतिकवाद और एक है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो हम देखें तो सुखवाद के ये हम पहला देखें तो नैतिकवाद के दो भाग हैं, फिर से स्वार्थमूलकवाद और एक परार्थमूलक उपयोगितावाद। और इस स्वार्थमूलकवाद के समर्थक जो हैं, स्वार्थमूलकवाद जो व्यक्तिगत हित के बारे में बताता है, जबकि परार्थमूलकवाद जो है वो सबके हित की बात करता है। समझना बात को। और स्वार्थमूलकवाद के समर्थक याद रखें आप, अरिस्टिपस, एपिक्यूरस, थॉमस हॉब्स और चावार्क संप्रदाय। याद रखें, ये चारों जो हैं वो स्वार्थमूलकवाद, देखो कौन है? अरिस्पियस, एप्यूकियस, थॉमस हॉब्स और चावार्क संप्रदाय जो व्यक्तिगत हित के बारे में स्वार्थमूलकवाद के समर्थक हैं, जबकि परार्थमूलक उपयोगितावाद के जो सबके हित की बात करता है उसके समर्थक कौन है? बेंथम मिल और हेनरी सिज्विक। ये ध्यान रखें आप। और एक दूसरा जो है वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद हैं, और जिसके संस्थापक कौन हैं? मार्टियस शिल्क। आगे देखें, देखो यही अरिस्टिपस क्या कहते हैं कि सुखवाद आदि संस्थापक माना है इनको। सुखवाद आदि संस्थापक किसे कहा जाता है? अरिस्पियस को। याद रखना, जो स्वार्थमूलक सुखवाद के समर्थक हैं। आगे देखिए आप, मनोवैज्ञानिक सुखवाद देखें, यह व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, और इसके संस्थापक मारिस्टिस शिल्क इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक, मैंने कहा था आपको। और स्वार्थवाद क्या कह रहा है? तो मनुष्य को केवल अपने सुखों के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो स्वार्थ है ना, तो वह कह रहा है कि मनुष्य को अपने सुखों के लिए प्रयास करना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, ये कह रहा है स्वार्थवाद। और वो कर्म करे जिसमें स्वयं को सुख मिले एवं दूसरों की अपेक्षा करे, यही स्वार्थ है। बिल्कुल सही है। आगे देखें, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के प्रमुख समर्थक मार्टियस शिल्क के अनुसार प्रत्येक अनुभव सुखात्मक और दुखात्मक होता है। कोई भी व्यक्ति परोपकार तथा त्याग शुद्ध भावनाओं से नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? मार्टियस शिल्क, जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थक हैं। आगे हम मुख्य बात पढ़े, उपयोगितावाद हम पढ़े, परार्थवाद भी पढ़े हम, तो उसके समर्थक कौन है? बेंथम मिल और सिज्विक हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मापदंड है। इसके समर्थक बेंथम मिल व सिज्विक है। वर्तमान में इसे दार्शनिकों ने दो भागों में विभाजित किया है भाई। इसे उपयोगितावाद, हम पढ़ क्या रहे हैं तो उपयोगितावाद याद रखें।
और उपयोगितावाद के समर्थक कौन है? बेंथम, मिल व सिज्विक। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मापदंड है और इसके समर्थक बेंथम, मिल व सिज्विक हैं। वर्तमान में इसे दार्शनिकों ने दो भागों में विभाजित किया है, कर्म संबंधित उपयोगितावाद और नियम संबंधित उपयोगितावाद। तो कर्म संबंधित उपयोगितावाद, इसके अनुसार बहुत सारे कर्मों में से एक ही कर्म अधिक से अधिक लोगों के हित या कल्याण का हो। व्यापकता के दो भाग बताए हैं उन्होंने, सीमित कर्म संबंधी यानी समुदाय को लाभ होगा और सार्वभौमिक कर्म संबंधी यानी संपूर्ण मानव जाति को लाभ होगा। दूसरा हम देखें नियम संबंधित उपयोगितावाद में बहुत सारे नियमों में से एक नियम अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए कल्याण का कार्य करे, तो ये नियम संबंधित उपयोगितावाद। व्यापकता की दृष्टि से इसको दो भाग बांटे गए वापस, सीमित नियम यानी विशेष समुदाय को लाभ और सार्वभौमिक नियम उपयोगितावाद यानी मानव जाति का कल्याण। उसी प्रकार आगे हम देखें सुख मूलक उपयोगितावाद के बारे में हम पढ़ें तो इस सिद्धांत के अनुसार सुख ही अपने आप में प्रमाणित हैं या वांछनीय हैं, तो सुख मूलक उपयोगितावाद कहा जाता है। समर्थक बेंथम, मिल, सिज्विक हैं। तो देखें हम सुख मूलक उपयोगितावाद का मतलब क्या है, तो यह सिद्धांत अनुसार सुख ही अपने आप में प्रमाणित हैं या वांछनीय हैं, तो उसे सुख मूलक उपयोगितावाद कहा जाता है। समर्थक बेंथम, मिल व सिज्विक हैं। आदर्श मूलक उपयोगितावाद, ध्यान रखें आदर्श मूलक उपयोगितावाद सुख के अतिरिक्त मनुष्य की कुछ मानसिक अवस्थाएं भी शुभ व वांछनीय मानी जाती हैं, जैसे ज्ञान है, सत्य है, सद्गुण है, शारीरिक उत्कृष्टता है। समर्थक किसने किया है? रेस्डेल ने। तो आदर्श मूलक उपयोगितावाद के समर्थक रेस्डेल है, रेस्डेल। उसी प्रकार हम जर्मी बेंथम के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक जर्मी बेंथम 1748 से 1832 तक रहे थे ये। उनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखें, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। याद रखें, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जर्मी बेंथम की पुस्तक। और बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उपयोगिताओं के संदर्भ में उनके विचार जरूर आप देखें कि सुख मूलक उपयोगितावाद में सुख को ही उपयोगितावाद का एक मापदंड मानने के कारण उनके उपयोगितावाद को सुख मूलक उपयोगितावाद कहा जाता है। सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। बेंथम के अनुसार प्रकृति में मनुष्य को सुख और दुख दोनों में शासन में बराबर रखा गया है और सुखवाद पर स्वार्थवाद का प्रभाव है। बिल्कुल सही है। थॉमस हॉब्स की तरह बेंथम भी स्वार्थवाद को मानते हैं। याद रखना, थॉमस हॉब्स की तरह बेंथम भी स्वार्थवाद को मानते हैं। नैतिक सुखवाद को बेंथम समर्थन करता है। नैतिक सुखवाद जो है वो उसको बेंथम समर्थन करता है और कहते हैं कि दुख से पूर्ण मुक्ति या सुख ही अपने आप में क्या है? सुख है। दुख से पूर्ण मुक्ति और सुख ही अपने आप में क्या है? सुख। और सुखों में केवल बेंथम के अनुसार, ध्यान रखना, सुखों में केवल बेंथम के अनुसार मात्रात्मक अंतर रहता है, मात्रात्मक अंतर। और सुख कलंक का सिद्धांत भी बेंथम ने दिया है। तो सुखों में केवल बेंथम के अनुसार मात्रात्मक अंतर है। याद रखें, मात्रा का ही अंतर बताया है उन्होंने। और सुख कलंक का सिद्धांत भी किसने दिया है? बेंथम ने। और बेंथम ने सुख कलंक के सिद्धांत के 7 तत्व बताए हैं। 7 कसौटियां के नाम से जानते हैं उनको। 7 तत्व जरूर याद करें सुख कलंक के सिद्धांत में। सुख कलंक का सिद्धांत बेंथम ने दिया है। 7 तत्व कौन से हैं? अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता व व्यापकता। यही क्वेश्चन आती हैं। तो बेंथम ने सुख कलंक के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है, यूँ आता है। तो 7 तत्व है, याद रखें, अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता व व्यापकता। यानी किसी भी सुख में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए तो ही सुख कलंक का सिद्धांत है। जैसे अवधि होनी चाहिए, किसी की सुख में समय नहीं है तो वो सुख नहीं है। तीव्रता होनी चाहिए, उसमें निश्चितता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु दबाव भी बताया है उन्होंने। मनुष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व कैसे करेगा, उसके
उत्तर में बेंथम का कहना है, जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य कैसे, आप जो कह रहे हो कि इतना सुख मनुष्य दूसरे को साथ देगा तो कैसे कर देगा, सामाजिक दबाव भी है ना उस पर, तो क्या करना चाहिए। तो मनुष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व कैसे करेगा, उसके उत्तर में बेंथम का कहना है कि बेंथम क्या कहते हैं, ऐसे 4 प्रमुख कारण हैं जिसके अनुसार व्यक्ति अपने हित के साथ साथ दूसरों के हितों को भी ध्यान में रखता है। कौन कौन से बाहरी दबाव बताए उन्होंने, तो उन्होंने 4 दबाव बताए। एक तो भौतिक दबाव, जिसे प्राकृतिक दबाव भी कह सकते हैं, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव। ये ज़रूर है, इस दबाव के कारण व्यक्ति जो है वो दूसरों को सम्मान करता है। यूँ कौन कह रहा है, तो बेंथम। ध्यान रखें, बेंथम महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और सुख कलंक का सिद्धांत दिया है। 7 कटौतियाँ उन्होंने बताई है और 4 दबाव याद रखें उनके, जो दूसरों के सुखों के लिए वो प्रयास करता है व्यक्ति। तो 4 दबाव उसके होते हैं व्यक्ति में, उन्होंने बताए 4 दबाव कौन कौन से। तो देखिए, भौतिक दबाव जिससे प्राकृतिक दबाव कहते हैं, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव। आगे हम देखें मिल के बारे में। मिल 1806 से 1873 में आए थे और उनकी पुस्तक है यूटिलिटेरियनिज्म, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी। सुख मूलक उपयोगितावाद है ये उनके पुस्तक में। मनोवैज्ञानिक सुखवाद को समर्थन किया है। सुख व आनंद में कोई भेद नहीं है। कौन कह रहा है, मिल कह रहे हो। यही कथन बना था, सुख व आनंद में कोई भेद नहीं करता। कौन, तो मिल। सुखों के लिए कोई प्रमाण नहीं है, मिल कह रहे हैं। मिल के अनुसार सुखों में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। देखो, वहां पर आपको बेंथम ने मात्रात्मक की बात ही कही है, जबकि यहां पर मिल क्या कह रहे हैं, परिमाणात्मक भेद के साथ साथ क्या होना चाहिए, गुणात्मक भेद भी होना चाहिए। सुखों में परिणाम का मापदंड क्या है, जिसने दोनों सुख अर्जित किए हो वही बता सकता है कि कौन सा सुख उच्च कोटि का है और कौन सा सुख निम्न कोटि का है। कौन कह रहा है, मिल कह रहे हैं। तो मिल ये कह रहे हैं कि परिमाण का मापदंड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो जिसने दोनों सुख अर्जित किए हो वही बता सकता है कि कौन सा उच्च कोटि का है और कौन सा निम्न कोटि का। सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु दबाव में मिल ने, बेंथम ने 4 दबाव को मानकर एक और दबाव उन्होंने शामिल कर दिया जिसे आंतरिक दबाव कहते हैं। तो 5 दबाव मिल ने बताए हैं, 4 तो वही बेंथम वाले और एक आंतरिक दबाव को। तो ये भी क्वेश्चन बना है। अब हम देखें हेनरी सिजविक की बात करें, गंभीर समर्थक हैं ये। इनकी पुस्तक का नाम है मेथड ऑफ एंथिस, एंथिस पुस्तक है उनकी। सिजविक सुखमूलक उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने बेंथम व मिल दोनों के सिद्धांत का खंडन किया है और अपने उपयोगितावाद को अंतर प्रज्ञावाद के आधार पर स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अंतर प्रज्ञावाद का मतलब मानसिक शक्ति है एक प्रकार से। तो यही क्वेश्चन आता है कि बेंथम व मिल के सिद्धांत का खंडन किसने किया है, हेनरी सिजविक ने। उनकी पुस्तक का नाम मेथड ऑफ एंथिस और अंतर प्रज्ञावाद के सिद्धांत का जो समर्थन किया है हेनरी सिजविक ने, मानसिक शक्ति है एक प्रकार से। सिजविक के उपयोगितावाद को अंतर प्रज्ञावादी उपयोगितावाद कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखें आप। सिजविक के अनुसार नैतिक सिद्धांत बौद्धिक होते हैं। क्या होते हैं नैतिक सिद्धांत, बौद्धिक होते हैं। हेनरी सिजविक मनोवैज्ञानिक सुखवाद का विरोध करता है, याद रखना। हेनरी सिजविक मनोवैज्ञानिक सुखवाद का क्या करता है, विरोध। और हेनरी सिजविक ने नैतिक सुखवाद के दोनों पक्षों को स्वीकार किया। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि हेनरी सिजविक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद का तो विरोध किया है, जबकि हेनरी सिजविक ने नैतिक सुखवाद के दोनों पक्षों को स्वीकार किया है। स्वार्थमूलक सुखवाद के प्रमाणित करने के लिए हेनरी सिजविक ने 2 तर्क दिए हैं जो बेंथम से भिन्न हैं। क्या दिए हैं, विश्व में सुख ही वांछनीय है, तर्क नैतिकता के विश्लेषण पर आधारित हैं। तो स्वार्थमूलक सुखवाद के प्रमाणित करने के लिए हेनरी सिजविक ने 2 तर्क दिए हैं जो बेंथम से भिन्न हैं। विश्व में सुख ही वांछनीय है, यानी परोपकार का सिद्धांत देता है हेनरी सिजविक, और तर्क नैतिकता के विश्लेषण पर आधारित होता है, हेनरी सिजविक कह रहा है। और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो देखिए आप, ज्ञान सत्य इत्यादि नैतिक सद्गुण सुख के साधन के रूप में शुभ है, कथन है आदर्श मूलक उपयोगितावाद का है।
यानी ज्ञान, सत्य इत्यादि नैतिक सद्गुण सुख के साधन के रूप में शुभ हैं। कथन है आदर्शमूलकवाद का। मनोवैज्ञानिक सुखवादी बेंथम है, याद रखें। दुख से मुक्तियाँ अपने आप में शुभ हैं। कथन किसका है? बेंथम का। दुख से मुक्तियाँ अपने आप में शुभ हैं। कथन किसका है? बेंथम का। बेंथम नीतिशास्त्री का कथन है कि गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख क्या होते हैं? समान होते हैं। बेंथम कहते हैं। मिल का कथन है सुख ही आनंद है और आनंद ही सुख है। मिल क्या कहते हैं? सुख ही आनंद है और आनंद ही क्या है? सुख। परोपकार का सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी सिज्विक ने, याद रखें आप। हेनरी सिज्विक के अंतर प्रज्ञा को जो मानसिक शक्ति है, ये क्वेश्चन भी बाद में लाया हूं। जिन नीतिशास्त्रियों ने जीवन के अंतिम उद्देश्यों को नैतिकता का चरम मापदंड माना है, प्रयोजनवादी कहा जाता है। बेंथम क्या है? सुखवादी गणना के जनक हैं। सिज्विक बौद्धिक उपयोगितावाद के जनक हैं। मिल सुसंस्कृत उपयोगितावाद के जनक हैं। स्पेंसर उद्विकासीयतात्मक उपयोगितावाद के जनक हैं। कांट बुद्धि परकतावाद है और बेंथम सुखवाद से संबंधित है। तो ये मिलान करो, यूँ क्वेश्चन आते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यथार्थ परक है, याद रखना। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यथार्थ परक है। सुखवाद का विरोधाभास काम्टे ने प्रतिपादित किया है। आगे पढ़ेंगे हम। नैतिक सुखवाद का भेद मनोवैज्ञानिक सुखवाद नहीं है। नैतिक सुखवाद का भेद जो है वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद नहीं है। भारत में निष्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद संस्थापक कौन है? चार्वाक हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद सुख को तथ्य मानता है, नैतिक सुखवाद मूल्य को। बहुत महत्वपूर्ण बात, मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद है वो सुख को तथ्य मानता है, जबकि नैतिक सुखवाद जो है वो मूल्य को। हिंगल नैतिक सुखवादी नहीं है, जबकि नैतिक सुखवादी कौन है? लॉक, गैसेल्डी और हॉब्स। हिंगल जो है वो नैतिक सुखवादी नहीं है। नैतिक सुखवादी कौन है? लॉक, गैसेल्डी और हॉब्स। और मिल के अनुसार संतुष्ट मूर्ख होने से एक असंतुष्ट सुखरात होना अधिक अच्छा है। मिल क्या कह रहे हैं? संतुष्ट मूर्ख होने से एक असंतुष्ट सुखरात होना अधिक महत्वपूर्ण अच्छा है। बेंथम ने सुख की परिमाण के निर्धारण के लिए 7 कसौटियाँ बताई हैं। बेंथम ने सुख के कलंक के सिद्धांत के लिए 7 तत्व, 7 कसौटियाँ कौन सी बताई है? अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता, व्यापकता। याद रखें, अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता, व्यापकता, यही सुखवादी परिगणना भी कहते हैं। तो किसी भी ज्ञान की सत्यता उसके उपयोगितात्मक मूल्य में निहित है। यह दृष्टिकोण अर्थ क्रियात्मक सिद्धांत हैं। दैहिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख की श्रेष्ठता स्वीकार की है मिल व एपिक्यूरिन ने। मिल व बेंथम के सुखवाद को अनुभववादी सुखवाद कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, मिल व बेंथम के सुखवाद को अनुभववादी सुखवाद कहते हैं। इन दोनों का खंडन किसने किया है? हेनरी सिज्विक ने। और सिज्विक के सिद्धांत को बुद्धिमूलक उपयोगितावाद कहा जाता है। मिल व बेंथम के सुखवाद को अनुभवीवादी सुखवाद कहा जाता है, जबकि सिज्विक के सिद्धांत को क्या कहते हैं? बुद्धिमूलक उपयोगितावाद। तो यही बात वापस ये देखिए, बेंथम सुखवादी गणना के संस्थापक माने जाते हैं। सिज्विक बौद्धिक उपयोगितावाद, मिल सुसंस्कृत उपयोगितावाद, स्पेंसर उद्विकासीय उपयोगितावाद, कांट बुद्धि परकतावाद है और बेंथम सुखवाद के समर्थन करते हैं। और इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया था मैं। ग्रीक नीतिशास्त्र, सुखवाद व उपयोगितावाद, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र का टॉपिक नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ है। ज़रूर थोड़ा बड़ा है वीडियो, इसको 2 से 3 बार आप देखोगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी। 100% श्योर कह रहा हूँ। और ये ऑथेंटिक नोट्स एक प्रकार से आपके लिए एक मलाई हैं, तो मलाई आप ज़रूर लें तो ज़रूर आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और कमेंट्स करें कैसा लगा वीडियो। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।